Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to International Islamic University, Islamabad School's Sahiwal Campus online lectures. This is the lecture for grade 9 for the subject of Pakistan Studies. We are doing our unit number 1, Ideological Basis of Pakistan. And this is the lecture number 3 from unit number 1. Okay. Uh, in this lecture, we are going to continue our learning from page number 13. So please open your Pak Studies books, page number 13. And the topic is explanation of the ideology of Pakistan in the light of the pronouncements of Allama Muhammad Iqbal and Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah. Dear students, these two personalities are renowned in Pakistan. ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप लोगों के लिए ये नेम्स न्यू हों. कायद अज़म और अल्लामा इकबाल के जितनी भी प्रोनाउंसमेंट्स थी उनकी लाइट में, उनकी रोशनी में हम देखेंगे आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की क्या स्ट्रेंथ है. सो प्लीज़ ओपन पेज नंबर 13. The ideology of Pakistan is explained below in the light of pronouncements of Allama Muhammad Iqbal and Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah रहमतुल्लाह अलैह. Allama Muhammad Iqbal रहमतुल्लाह अलैह and ideology of Pakistan. Allama Iqbal was one of those Muslim leaders of the subcontinent who gave the concept of a separate homeland to the Muslims and awakened them through his poetry. In the beginning, he was also a supporter of Hindu-Muslim unity. बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जो बिगनिंग पे ये समझते थे कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी के साथ इस कॉन्टिनेंट को, इस सब कॉन्टिनेंट को कंटिन्यू करना चाहिए. लेकिन बाद में कब 1857 की वॉर के बाद जब ब्रिटेन ने कंट्रोल किया और उन्होंने हिंदुओं को सब जो ऑर्गेनाइजेशंस थी और सब डिपार्टमेंट्स थे उनमें ऊपर ले आए, यानी कि बड़े ओहदे दे दिए. और मुसलमानों के साथ आपने पहले भी लर्न किया कि मुसलमानों के साथ बिल्कुल इनजस्टिस बिहेवियर किया गया और मुसलमानों को सोशली और इकोनॉमिकली डिप्राइव कर दिया गया. उसके बाद इन सब लीडर्स को वन बाय वन रियलाइज़ हुआ कि ऐसा नहीं है, हिंदू और मुस्लिम्स कभी भी एक साथ नहीं रह सकते, इनकी यूनिटी कभी भी फ्रूटफुल नहीं हो सकती. आपने पढ़ा कि सर सैयद अहमद ख़ान ने भी 1857 की इंडिपेंडेंस वॉर के बाद टू नेशन थ्योरी की तरफ वो बढ़े और सिमिलरली अल्लामा मोहम्मद इकबाल. बट सून द ऑर्थोडॉक्स एंड बायस्ड एटीट्यूड. ऑर्थोडॉक्स मीन्स कि कन्वेंशनल एटीट्यूड जो उनका कंजर्वेटिव एटीट्यूड था हिंदुओं का, and biased attitude of the Hindus forced him to think that he should demand a separate state. In his Allahabad address of 1930, he forcefully pleaded for a separate state where Muslims could lead their lives in accordance with their religion and culture. In his address, he said, "The formation of Muslim state appears to me to be the final destiny of the Muslims, at least of northwest India." ओके डियर स्टूडेंट्स, ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया वही एरिया है जो आजकल पाकिस्तान के अंडर है. इसी एरिया के बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था कि वो एरिया, क्योंकि वहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत है, यानी कि मुसलमान जो है वो ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं, इसलिए उस पूरे एरिया को मुसलमानों की ही स्टेट बना देना चाहिए. इफ़ यू विश टू कीप इस्लाम अलाइव एज कल्चरल फोर्स इन द कंट्री, कि अगर हम ये चाहते हैं कि इस्लाम जो है वो फले फूले और बढ़े इस पूरे एरिया में एज अ कल्चरल फोर्स, तो ये ज़रूरी है कि इस्लाम के लिए और इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए मुसलमानों के पास एक इंडिपेंडेंट स्टेट हो. इट इज़ इम्पेरेटिव दैट इट शुड इस्टेब्लिश इट्स सेंट्रल अथॉरिटी इन अ स्पेसिफिक टेरिटरी. आई देयरफॉर डिमांड द फॉर्मेशन ऑफ कंसोलिडेट मुस्लिम स्टेट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ इस्लाम एंड इंडिया के लिए भी और मज़हब इस्लाम के लिए भी
यही बात बेस्ट होगी कि अगर मुसलमानों के लिए सेपरेट स्टेट बना दी जाए. As two separate representative nations were living together in the subcontinent, therefore Allama Muhammad Iqbal wished to promote the Muslims as the great distinct nation. कि ऑल दो वहाँ पे जो सबसे बड़ी नेशंस थी वो दो थी, एक हिंदू और दूसरा मुस्लिम्स. मुस्लिम्स क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंचुरी से वहाँ पे पावर में थे, इसलिए मुसलमान बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थे. हिंदू जो थे वो अपने तादाद में बहुत ज़्यादा थे, इसलिए जो मोस्ट प्रोमिनेंट नेशंस थी वो ये दो ही थी. और इन दोनों नेशंस का आपस में जो मिक्सचर था वो बहुत ही बिल्कुल नामुमकिन था, रिलीजियसली भी, और इनके कल्चर भी बहुत डिफरेंट थे और इनकी वैल्यूज़ एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट थी. इसलिए इन दोनों का हम आहंगी के साथ वहाँ पे हार्मनी के साथ, यूनिटी के साथ एक ही स्टेट में रहना पॉसिबल नहीं था. He thought that to safeguard the political, social, and economic rights of the Muslims, it was essential to have a separate state for them. Okay, now come to Qaeda-ism and the ideology of Pakistan. In history of man, in history, many personalities are known to have changes the destiny of the nations. कि अगर आप हिस्ट्री देखें पूरी दुनिया की तो इसमें बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ ऐसी मिलेंगी जिन्होंने किसी न किसी नेशन की को बदल के रख दिया, उनका जो फ्यूचर था उसको बदल के रख दिया. जैसे आप बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ आपको हिस्ट्री में मिलती हैं. अगर आप सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में देखें तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इज़ वन ऑफ देम. क्यों? क्योंकि उन्होंने मुसलमानों के लिए एक सेपरेट होमलैंड कि अगर उन्होंने स्टार्ट किया कि ये होना चाहिए और उन्होंने बाकी लीडर्स की हेल्प के साथ इसको यकीनी बनाया, इसको करके दिखाया. अगर आप सपोज करें जो सिचुएशंस आपने पिछले पेज पे पढ़ी हैं, इकोनॉमिक डेप्रिवेशन ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया, अगर वो वाली सिचुएशन आज होती तो सोचें क्या होता कि मुसलमानों को, फिर तो मुसलमान वहाँ पे स्लेव्स की तरह रह रहे होते. अगर सपोज आज पाकिस्तान ना होता, ये सेपरेट स्टेट ना बनी हुई होती, तो मुसलमान किस हालत में होते. उस हालत को कंपेयर करें आज अपनी पाकिस्तान में जो आपकी सिचुएशन है उसके साथ, तो आपको आइडिया होगा कि ये कितना बड़ा कारनामा था. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इज़ वन ऑफ सच पर्सनैलिटीज़ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट हु चेंज द डायनेस्टी ऑफ द डेस्टिनी ऑफ मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट. के सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों की उन्होंने तकदीर ही बदल के रख दी. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वॉज अ staunch supporter. Staunch supporter mean loyal, the most loyal supporter of the two nation theory, and considered the Muslims as separate nation from every aspect. In this connection he said, by any definition of nationality, कि किसी भी कौम की या कौमियत की कोई भी डेफिनेशन ले ली जाए कि कौम क्या होती है और कौम को, किसी भी नेशन को हम दूसरे नेशन से डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, ये दुनिया की कोई भी डेफिनेशन उठा लें, the Muslims are a separate nation. They have every right to establish their separate homeland. The Muslims have to promote for this purpose, have to promote and protect their spiritual, moral, economic, social, political and cultural interests. For this purpose, they may adopt many means, any means. यानी कि मुसलमानों को अपनी होमलैंड, सेपरेट होमलैंड चाहिए जिसमें वो अपनी आज़ादी के साथ स्पिरिचुअल, मॉरल, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल इंटरेस्ट को लेके चल सकें, और इसके लिए वो किसी भी जरिए को अपनाना पड़े, मुसलमानों को वो अपनाना चाहिए. द लाहौर रेजोल्यूशन वॉज पास्ड ऑन 23rd March 1940 and in his presidential address he said, okay, 23rd March 1940 को लाहौर में एक रेजोल्यूशन पेश की गई जिसको फिर मुत्तफ़िका तौर पे पास किया गया पूरी मुस्लिम लीग की तरफ से. सब लोगों ने मुत्तफ़िका तौर पे उस रेजोल्यूशन को पास किया और उसकी सदारत, उसके प्रेसिडेंट कौन थे? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना. और उसमें कहा क्या गया, हिंदूज एंड मुस्लिम्स बिलोंग टू टू डिफरेंट रिलीजन्स बेस्ड ऑन टोटली डिफरेंट बिलीव्स एंड प्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज. बोथ नेशंस हैव डिफरेंट हीरोज, डिफरेंट एपिक्स एंड डिफरेंट एपिसोड्स. Therefore, the union of two nations is fatal for the subcontinent. आपको पता है फेटल किसे कहते हैं? FATAL. फेटल का मतलब है मुहलिक, जानलेवा, यानी कि कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा डिसीजन जो कि
जानलेवा हो, जो कि ख़त्म कर देने वाला हो। कि अगर इन दोनों नेशंस को हमने यहाँ पे यूनाइटेड रखने की कोशिश की तो ये दोनों भी ख़त्म हो जाएंगे यहाँ पे, और ये सब कॉन्टिनेंट ही तबाह हो जाएगा। बिकॉज इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन इक्वालिटी बट ऑन न्यूमेरिकल माइनॉरिटी एंड मेजोरिटी। कि इक्वालिटी के साथ वहाँ पे जो मामला थे वो नहीं चल रहे थे, बल्कि मुसलमानों को माइनॉरिटी समझा जा रहा था और हिंदुओं को मेजोरिटी समझा जा रहा था, और इसी तरह से उनके राइट्स की भी डिवीजन हुई हुई थी। It would be better for the British government to partition the subcontinent, keeping in view the interests of the two nations. It will be a correct decision historically and religiously. In his address in Ahmedabad on 29th December 1940, Qasim Muhammad Ali Jinnah said, Pakistan has existed for centuries and Northwest has remained a homeland for Muslims. के जो Northwest area है वो सेंचुरीज से वहाँ पे मुसलमान ही रह रहे हैं, उसको पाकिस्तान ही कंसिडर किया जाए, वो हमेशा से वहाँ एग्जिस्ट करता है क्योंकि वहाँ पे मुसलमान ही रह रहे हैं। इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ मुस्लिम्स शुड बी इस्टेब्लिश्ड इन दीज एरियाज सो दैट दे मे लिव अकॉर्डिंग टू द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम। After the establishment of Pakistan, he said, we should think above the differences between Punjabi, Sindhi, Balochi and Pathan. यानी कि जब पाकिस्तान बन गया तो उन्होंने क्या कहा कि हमें इन बातों से निकल के सोचना है कि हम पंजाबी हैं, सिंधी हैं, बलोची हैं, पठान हैं, हम हैं क्या, हम सब के सब पाकिस्तानी हैं। Now we are Pakistani first and last. It is our duty to live like Pakistanis. Besides this, he assured the minorities full security and grant of equal rights. This is the basic teaching of Islam. On 1st October 1947, while addressing the officers of the government of Pakistan, he said, our mission is the establishment of state where we could live like free people in our own social, cultural setup necessary for the promotion of social justice and Islamic ideology. While inaugurating the State Bank on 1st July 1948, Qasim Muhammad Ali Jinnah said, डियर स्टूडेंट्स, ग्रेड 9 आप देख सकते हैं कि इस टॉपिक में आपको बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज मिल रहे हैं, बहुत सारी डेट्स हैं, बहुत सारे ईयर्स हैं, बहुत सारे जगह हैं। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रही हूँ कि कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि स्टेट बैंक का की इनॉग्रेशन कब हुई, तो वो कब हुई, 1 जुलाई 1948। इस तरह की इस टॉपिक में आपको बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स मिल जाते हैं। The economic system of West and is creating unsolvable problems and has failed to do justice with the people. कि जो वेस्टर्न सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम, वो उसमें इस किस्म के प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व ही नहीं हो सकते हैं, और उन्होंने जो जस्टिस है लोगों के दरमियान उसको उस मामले में वो फेल हो चुका है वेस्टर्न सिस्टम। वी शुड प्रेजेंट एन इकोनॉमिक सिस्टम बिफोर द वर्ल्ड which should be based on the true concept of Islam and social justice. Okay, dear students, यहाँ से आप आइडिया कर सकते हैं कि कायद-ए-आज़म का एक्चुअल मोटो क्या था, उनका एम क्या था इस कंट्री को बनाने के लिए। सो नाउ इट इज़ आवर ड्यूटी as we born in a free country, in an independent country, and we are independent to live our lives according to our own culture, according to our own religion. So now it is our duty to take care of this country. आपको आइडिया हो गया होगा कि किस किस्म के हालात थे, किस टाइप की डेप्रिविएशंस मुसलमानों को फेस करना पड़ रही थी, और उसके बाद इन हीरोज़ की वजह से और अल्लाह ताला की मदद से हमें ये मुल्क मिला, और हमने इस किस्म के हालात देखे ही नहीं कि अगर हम किसी ऐसी कंट्री में होते, किसी ऐसे स्टेट में होते जहाँ पे हम माइनॉरिटीज़ की तरह पे ट्रीट किए जा रहे होते, और माइनॉरिटीज़ भी ऐसी जिनको हर किस्म के राइट्स से डिप्राइव किया जा रहा था, क्या हाल होता। सो अल्लाह का शुक्र अदा करने के साथ साथ हमें इस कंट्री के साथ मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि हमने सिर्फ वर्ड्स के साथ मोहब्बत और हमने सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद के वो नारे लगाने हैं। नो, मोहब्बत का मतलब ये है कि हमने इस कंट्री के लिए मेहनत करनी है, हमारी जहाँ जिस मकाम पे हम हैं हमने उस मकाम पे अपनी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करना है। फॉर एग्जांपल, बीइंग स्टूडेंट यू शुड लर्न योर लेसन्स प्रॉपरली, एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ योर ड्यूटी
to complete all your assignments in time so that you can be a good citizen and you can serve the society with the education and with the development you have gotten from this country. So I hope you understood what I am trying to say you. This is the end of this unit actually. Now let's discuss our today's homework. So please open your diary and write down date, subject and note down your diary. Your homework is the long question 1, which is learn and write down short questions on your Pakistan studies register. आपकी वो सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो इन टॉपिक्स में लाई करते हैं उनके आंसर्स आपको इस वीडियो में एग्जैक्ट आंसर्स मिल जाएंगे और आप वो क्वेश्चंस और उनके आंसर्स अपने रजिस्टर्स में लिखेंगे और उन्हें लर्न करेंगे. ओके डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर. गुड लक. अल्लाह हाफिज़.